हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेसन। मेरा नाम है संतोष कुमार। कोविड-19 कोरोना वायरस का संक्रमण आज पूरी दुनिया में बहुत ही तेज़ी से फैलता जा रहा है और अगर भारत की बात करें तो आंकड़े जो है वो 8 लाख के करीब पहुंच गए हैं और धीरे धीरे हमारे पास कई नई रिसर्च आ रहे हैं। हाल ही में हमारे पास एक नया रिसर्च आया कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो एयर के थ्रू भी हो रहा है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन एयरबॉर्न कैसे हो रहा है, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और WHO की प्रतिक्रिया इस पे क्या आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार 32 कंट्रीज के 239 साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर WHO को लिखा है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है वो एयर के थ्रू हो रहा है और नेक्स्ट वीक एक साइंटिफिक जर्नल में एक पेपर पब्लिश होगा जिसका कि नाम है इट्स टाइम टू एड्रेस एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। तो इससे हम क्या मतलब समझे। WHO के अनुसार कोविड-19 का जो ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, जो कि अगर कोई बोल रहा है या कफ अगर उसने छींक दिया या स्नीज किया तो उसके थ्रू उसका ट्रांसमिशन होता है। टच के थ्रू, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ड्रॉपलेट्स पे। ड्रॉपलेट्स का साइज अगर 5 से 10 माइक्रोन डायमीटर तक रहे तो इसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के नाम से जाना जाता है और अगर ये साइज लेस देन 5 माइक्रोन डायमीटर हो जाए तो इसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो ये जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं इसी का ट्रांसमिशन एयरबॉर्न हो रहा है और एरोजोल्स के थ्रू हो रहा है। और जो हाल ही में रिसर्च आई है उसके अनुसार जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मतलब कि जिसका साइज 5 माइक्रोन डायमीटर से कम हो वो लगभग 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और लॉन्गर पीरियड तक एयर में रहता है और इसके थ्रू वो वायरस को ट्रांसमिट भी कर रहा है। तो इससे ये स्टेब्लिश होता है कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने पहले सोच रखा था कि ये टच कॉन्टैक्ट से या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन अब ये जो नई बात हमारे सामने आई कि ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो रहा है, क्या ये नया रिसर्च आया है हमारे सामने। तो WHO ने कहा है कि ये जो इनिशियल फाइंडिंग है उसको हमें केयरफुली इंटरप्रेट करना होगा। साथ ही साथ रिसर्चर्स को ये भी देखना होगा कि कौन से स्पेसिफिक सेटिंग पे ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न है, इसका ड्यूरेशन हवा में कितनी देर तक है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखना होगा कि क्या ये अपने पूरे ड्यूरेशन में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इन सब बातों पे रिसर्चर्स को गौर करने की ज़रूरत है। तो एरोजोल ट्रांसमिशन में हमारे पास अभी तक क्या क्या एविडेंस है। सबसे पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी वुहान के 2 हॉस्पिटल्स में और एक पेपर भी पब्लिश हुआ था नेचर मैगजीन में जिसमें इन्वेस्टिगेट किया गया एरोडायनेमिक नेचर ऑफ सार्स-CoV-2 वायरस और ये इन्वेस्टिगेशन जो था उसके वायरल आरएनए को मेज़र करके किया गया। इस स्टडी में हमारे सामने आया कि वायरस का जो ट्रांसमिशन एरोजोल के थ्रू होता है वो इंसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटेड पेशेंट रूम में बहुत ही कम है, लेकिन पेशेंट्स के द्वारा जो टॉयलेट एरिया यूज़ किया गया है उसमें इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ क्राउडेड एरिया में भी इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि साइंटिस्ट ये अभी तक स्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं कि वायरस का जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो हॉस्पिटल एरियाज में कितना ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने प्रपोज किया है कि सार्स-CoV-2 का जो वायरस है उसमें पोटेंशियल है कि वो एरोजोल्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाए। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, उनके रिसर्चर्स ने NEJM में एक पेपर पब्लिश किया। उसमें उन्होंने सार्स-CoV-2 वायरस का एरोजोल में स्टेबिलिटी को स्थापित किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एग्जामिन किया कि एरोजोल्स के थ्रू इसका ट्रांसमिशन काफ़ी देर तक हो सकता है। हालांकि इस रिसर्च से WHO डिसएग्री करता है और उसका कहना है कि ये एक्सपेरिमेंटली इंड्यूस्ड एरोजोल जेनरेटिंग प्रोसीजर था। इसका मतलब है कि अगर एरोजोल जनरेट किया जाए, जैसे कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और उसका इंक्यूबेशन के थ्रू एरोजोल्स पार्टिकल मतलब कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जनरेट हो
और वो ट्रांसमिशन हो जाए, या ब्रोनोस्कोपी के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाए, या सक्शन का जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू ही ट्रांसमिशन होता है। WHO का कहना है कि ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इसी तरीके का था, इसीलिए वो डिसएग्री करता है इससे। यूएस की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का भी रिपोर्ट है, हाई SARS-CoV-2 अटैक रेट फॉलोइंग एक्सपोजर एट कोयर प्रैक्टिसेस। इसमें CDC ने ये बताया है कि SARS-CoV-2 वायरस का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो, जैसे कि चर्चेज में सिंगिंग के टाइम लोग इकट्ठा होते हैं, या मीटिंग के टाइम बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उस केस में इस वायरस का ट्रांसमिशन एरोजोल के थ्रू भी हो सकता है। तो CDC ने इस तरह के इवेंट्स को सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स बताया है। CDC के रिसर्च में ये स्थापित किया गया है कि 2.5 घंटे के इस तरह के प्रैक्टिस को अगर 61 लोग अटेंड करते हैं, इंक्लूडिंग ए सिम्प्टोटिक इंडेक्स पेशेंट, तो 32 कन्फर्म्ड जो हैं वो इस वायरस से ग्रसित हो जाएंगे और 20 प्रोबेबल सेकेंडरी कोविड केसेस भी ऑकर हो जाएगा। और इसमें 3 पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और 2 की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का रिपोर्ट भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू वायरस का ट्रांसमिशन किस तरह हो रहा है। और इस रिसर्च के बाद WHO ने भी माना है कि ऐसा एविडेंस आ रहा है कि ये वायरस जो है वो एयरबॉर्न स्प्रेड हो रहा है। अगर हम 11 जुलाई का न्यूज़ देखें इंडियन एक्सप्रेस का, तो WHO ने कंफर्म किया है ये बात कि इंडोर में कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन एयर के थ्रू भी हो सकता है। WHO ने अपने ब्रीफ में क्या बताया है? WHO ने अपने ब्रीफ में बताया है, हाल ही में जो रिसर्च उसके सामने आई है उसको रेफर करते हुए WHO ने ये माना है, अगर क्राउडेड इंडोर स्पेस हो उसमें पॉसिबिलिटी है कि एरोजोल का ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के साथ साथ हो जाए। इस तरह का ट्रांसमिशन जो है वो भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ कई लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में, फिटनेस क्लासेस में, इन सब जगहों पे ज़्यादा होता है। चूँकि ये जगह जो होता है वो बंद होता है, क्लोज्ड होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है इन सब जगहों पे, इसलिए ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। तो ये जो नई खबर आई है हमारे सामने कि हवा के थ्रू भी कोरोना वायरस ट्रांसमिशन हो रहा है, इससे हमें किस प्रकार का खतरा है, हमारे लिए इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहली बात कि मास्क जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, मास्क पहनना। और ख़ास करके N95 जो मास्क है, जो कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मतलब कि 5 माइक्रोन डायमीटर से भी छोटे ड्रॉपलेट्स को रोक सकता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। अभी N95 मास्क का यूज़ जो है क्लिनिकल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, नर्सेस वगैरह करते हैं, लेकिन N95 का यूज़ उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिनकी मजबूरी है कि वो क्राउडेड जगह पे जाना पड़ता है, क्योंकि उनका काम ही कुछ ऐसा है। कोरोना वायरस किन सतहों पे कितनी देर तक रहता है, अगर इसको देखें हम, तो एयर में वो लगभग 3 घंटे तक रहता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उसका अटैकिंग पोटेंशियल जो है वो कम होता जाता है। और अगर कोई ग्लास हो या प्लास्टिक हो या स्टेनलेस स्टील हो, उन सबों पे ये 72 घंटे तक रह सकता है, और पेपर, कार्डबोर्ड, फैब्रिक्स पे ये 24 घंटों तक रहता है। तो इस नई स्टडी को देखते हुए हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक ज़रूरी ना हो अपने घरों से ना निकले, अपने इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।